हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑल माय डियर, कैसे हो सब लोग? टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर और अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में मिलने वाले हैं। तो बताओ कैसे हो, और ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? सेम टू यू आयुष्मान, और मेरे तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है आयुष्मान? ओके ओके योगिता, थैंक यू। हाँ भाई, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, है ना? क्या स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चे? क्या क्लास स्टार्ट करें? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स के चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, है ना? और हमने उसमें पढ़ा था कि भाई अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू जो है, डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, है ना? डेल्टा एच अगर निगेटिव है या डेल्टा एस निगेटिव है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा। सिर्फ डेल्टा एच के निगेटिव होने से स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, या सिर्फ डेल्टा एस के निगेटिव होने से स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। सॉरी, डेल्टा एस को पॉजिटिव होने से, है ना? डेल्टा एच के सिर्फ निगेटिव होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, या डेल्टा एच के सिर्फ पॉजिटिव होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है ना? टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, है ना? तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए भाई? निगेटिव होना चाहिए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर जीरो होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएगा और जो है इक्वल रेट से जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डेल्टा जी जीरो मींस की रिएक्शन किस में है? तो इक्विलिब्रियम में है। आज हम लोग देखने वाले हैं डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम मींस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? तो हेडिंग देना गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ठीक है। डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है? तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा जी जो है वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। तो लिखना एक दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे। लिखना इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्सिबल इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी डिक्रीजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। यानी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेज द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। और इन आइदर डायरेक्शन, तो गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेज द कोर्स ऑफ रिएक्शन इन अदर डायरेक्शन। दूसरी बात ये, इक्विलिब्रियम, लास्ट क्लास में मैंने इक्विलिब्रियम बताया था। कोई इक्विलिब्रियम क्या होता है तो फिर से वो बताना जरूरी नहीं है। हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक्चुअली क्या होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉड प्लस आर टी और लॉन क्यू। दिस इज द फॉर्मूला, है ना, which relates delta G with equilibrium constant। अब इस फॉर्मूला में पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा जी नॉट क्या है। तो डेल्टा जी ये तो आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो गया भाई, आप ये तो जानते हो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना। इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस क्या भाई, तो एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। हो गया, चलो। आर के बारे में तो आपको पता है, आर गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर क्या होता है भाई, तो आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी शायद हमने लिखाया था, आपको लिखाया था या क्लास 12 वाले को लिखाया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट इसका जो वैल्यू होता है, आर का जो वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। और भी इसका वैल्यू होता है, और इसका वैल्यू होता है 1.98 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो वैल्यू भी इसका याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। और भी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये भी होता है, ठीक है।
ये ऐसा यूनिट हो गया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये हो गया 1.98 और इसको आप बुक सब में देखोगे तो 2 लिखता है, तो 1.98 यानी 2 ही हो गया, तो 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और लीटर एटमॉस्फेयर में कितना 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, है ना, ये होता है। टी पता ही है आपको, टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, ठीक है। और Q क्या होता है भाई, तो Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, और रिएक्शन कोएफिशिएंट और के इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो फिर हम लोग वहां रिएक्शन कोएफिशिएंट के प्लेस पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करते हैं। पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। और हो जाए तो बोलना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको आपको यहीं नहीं देखना है, मीन्स का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है ना, ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है ना। हम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी याद रखना है ना। लेकिन इससे ज्यादा जो है एक और फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी से है ना ड्राइव करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि रिएक्शन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है तो डेल्टा जी क्या होता है, 0 हो जाता है ना। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम में देगा, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तब आपको ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना होगा, तब आपको दूसरा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिर्फ रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नेचर का है, रिवर्सिबल नेचर के लिए आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक। लेकिन इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा तब ये फॉर्मूला का आपको यूज नहीं करना होगा, क्योंकि ये डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हो गया। तो देखो तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये लॉन इक्वल टू क्या होता है, तो ln लॉन इक्वल टू होता है भाई 2.303 लॉग बेस 10, है ना, ये होता है। दिस इज द कॉमन लॉगरिथम, दिस इज द नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम लॉन को जब हम लोग चेंज करते हैं लॉग बेस 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ln लॉन इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, है ना। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं क्यू का। तो क्यू को हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट करते हैं, और ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो, है ना, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन क्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है, ठीक है। लेकिन यही रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आता है, एट इक्विलिब्रियम, तो यही क्यू क्या हो जाता है भाई, तो क्यू जो है ये क्यू के ई क्यू में चेंज हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये तो ये के क्यू क्या हो गया भाई, तो के क्यू हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना।
और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से कि सपोज ए से बी बन रहा है लेकिन बी से ए कम बन रहा है ना, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए से बी कम बन रहा है भाई, लेकिन ए से बी कम बन रहा है लेकिन बी से ए ज्यादा बन रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। दिस आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, तो ए जितना बी में जाएगा उतना ही बी ए में आएगा, है ना। दिस इज द इक्विलिब्रियम, है ना। ये जो केस है भाई, ये इक्विलिब्रियम का केस है, ये इक्विलिब्रियम का केस है। और ये जो है आपका, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का केस है ना। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का केस है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो Q इक्वल टू लिखेंगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी B का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये जब A और B यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अगर दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे K इक्विलिब्रियम इक्वल टू B का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम देख लो आप, K इक्विलिब्रियम हम लोग यूज कब करेंगे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब जो है, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये K इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो, इक्विलिब्रियम में नहीं हो, तो हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहेंगे, तो रिएक्शन कोसेंट कहेंगे, है ना। मींस आप कह सकते हो ये Q जो है, Q बिकम्स K Q एट इक्विलिब्रियम, है ना। यानी Q जो है, ये क्या हो जाता है, ये K इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है कब, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक, हो गया। हाँ भाई, हुआ कि नहीं बच्चे लोग। हो गया। हाँ भाई, हुआ कि नहीं बच्चे लोग। तो देखो, अब हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। डेल्टा जी इक्वल टू हमने क्या देखा, तो डेल्टा जी नॉड प्लस आर टी लॉन क्यू, ये है हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा भाई, तो क्यू जो है, ये क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा।
लॉन इक्वल टू आपने क्या देखा, तो लॉन इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ये देखा आपने। और डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी ये जीरो नहीं होगा, ये है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो फिर ये जब जीरो हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस प्लस आर टी, और लॉन इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, 2.303 लॉग बेस 10। और अब जो है ये क्यू क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो गया, के इक्विलिब्रियम ये हो गया ना। तो डेल्टा जी को इधर ले आओ, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस, इसको मैं पहले कर देता हूं, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा ना। देखो तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपको हमेशा काम आएगा, है ना। इसी फॉर्मूला पर जो है न्यूमेरिकल पूछता है, 99.9% चांसेस होता है इसी पर जो है न्यूमेरिकल पूछने का, मीन्स इसी पर पूछता है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू यानी चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक। और जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इस फॉर्मूला का बहुत यूज होगा, ठीक है। क्योंकि आपको अभी लॉग एंटी लॉग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होगा, जो मैथ वाले हैं उसको तो कुछ आइडिया होगा, बायोलॉजी वाले को है ना थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैं लॉग एंटी लॉग वगैरह सारा बता दूंगा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में, अभी नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, लॉग एंटी लॉग का। ठीक है, तो चलो हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। हो गया, हो गया भाई, हटा दूं, हो गया, हटा दूं। ओके, तो अब हेडिंग देना भाई, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक। और हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, है ना, सी से, कैपिटल सी, है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। क्या होता है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इसका। तो देखो, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर आपको बढ़ाना हो, है ना, किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, है ना। लेट अस टेक अ सिस्टम, है ना, ये एक सिस्टम है भाई, और इस टेम्परेचर का मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस टेम्परेचर को बढ़ाना है ना। यानी T1 से आपको क्या करना है, T2 में करना है, T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। यानी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, घटाना नहीं है। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको क्या करना भाई पड़ेगा भाई, तो आपको यहाँ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्यों, यानी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना। आप जितना ज्यादा हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, यानी सिस्टम को जितना ज्यादा आप हीट दोगे, सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो टेम्परेचर का चेंज उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आप हीट दोगे टेम्परेचर का चेंज उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो पहले हम लोग डिफाइन इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो लिखना कि डेफिनेशन लिखना कि द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of system
बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, या तो आप 1 डिग्री सेल्सियस कहो या तो 1 केल्विन कहो, है ना, इज नॉन एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, हो गया। तो देखो, अब मैंने क्या कहा कि आप जितना ज्यादा आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को जितना ज्यादा आप हीट दोगे, सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर में उतना ही डिफरेंस आएगा। मान लेते हैं कि आपने सिस्टम को 10 जूल हीट दिया, मान लेते हैं कि टेम्परेचर T1 जो है, T1 टेम्परेचर मान लेते हैं 250 केल्विन है, और जब 10 जूल हीट आपने दिया तो टेम्परेचर ये बढ़ के मान लेते हैं कि 2 जो है 280 केल्विन हो गया, है ना। बात समझे, आपने 10 जूल हीट अगर आपने सिस्टम को सप्लाई किया, तो पहले जो टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर जो था सिस्टम का, वो 250 केल्विन था, और जब आपने 10 जूल हीट प्रोवाइड किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ के 280 केल्विन हो गया। तो यहाँ जो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, 10 जूल हीट देने से टेम्परेचर का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया भाई, तो ये हो गया T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर का जो डिफरेंस हुआ T2 माइनस T1, ये कितना हो गया, तो 280 माइनस 250 यानी कि 30, है ना, 30 केल्विन का डिफरेंस आया, समझना, 30 केल्विन का डिफरेंस आया। अब आप क्या करते हो, अब आप जो है 20 जूल हीट जो है इसको प्रोवाइड करते हो। ठीक, जब आप 20 जूल हीट प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर तो वही रहेगा, 250 केल्विन ही है ना, लेकिन जो फाइनल टेम्परेचर है T2 ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 जूल जो है हीट जब दिया आपने, तो यहाँ 30 केल्विन टेम्परेचर बढ़ गया, जब आप 20 दोगे तो और भी बढ़ जाएगा। चलो हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 310 केल्विन टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस हो जाएगा भाई, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 310 माइनस 250, यानी कि अब कितना हो गया, 60 केल्विन का डिफरेंस हो गया। देखो हो गया ना 60 केल्विन का, यानी आप सिस्टम को जितना ज्यादा हीट दोगे, सप्लाई करोगे, सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यानी डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हीट सप्लाई करोगे डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, इसका मीनिंग है कि ये Q जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई चेंज इन टेम्परेचर का। टेम्परेचर जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा, यानी कि आपने जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। यही हुआ ना इसका मीनिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो यही हुआ। डेल्टा टी ज्यादा होगा कब, जब Q ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा आप हीट सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा, मीन्स टेम्परेचर का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए क्लियर, है ना, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं देख सकते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट जो फॉर्मूला इसका होता है वो क्या होता है भाई, तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये Q इक्वल टू सी डेल्टा टी ये कैसे आता है, तो वही मैं बता रहा हूं आपको। तो Q, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट हम लोग यहाँ क्या लाते हैं, तो यहाँ हम लोग कांस्टेंट लाते हैं सी इज नथिंग बट इट इज हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, या हीट चेंज इन द सिस्टम और अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इज द हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो इसका यूनिट हो जाएगा, है ना, C का यूनिट क्या हो जाएगा, Q का क्या होगा, तो जूल, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जूल, और टेम्परेचर का आप जानते ही हो केल्विन होता है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा जूल पर केल्विन, है ना, जूल लिखो शॉर्ट में, जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी।
हो गया? अब ये सी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो सी डिपेंड करता है किसी जो है सिस्टम में जो सजेस्टेंस है उसका अमाउंट क्या है, उसका नेचर क्या है ना? तो अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट एंड नेचर ऑफ सजेस्टेंस इन सिस्टम, तो लिखना कि सी डिपेंड्स ऑन अमाउंट एंड नेचर ऑफ सजेस्टेंस इन सिस्टम एंड साइज ऑफ सिस्टम, साइज ऑफ सिस्टम। तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सब्सटेंस का अमाउंट कितना है सिस्टम में, नेचर क्या है उसका, और सिस्टम का साइज। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? हम लोगों ने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो इस चीज को आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होता है। तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दूसरी बात कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है ना? यानी पाथ पर डिपेंड करता है ना? इट इज पाथ डिपेंडेंट, यानी पाथ फंक्शन आप कह सकते हो, पाथ डिपेंडेंट यानी पाथ फंक्शन। हो गया? चलो, अब हीट कैपेसिटी को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द, है ना? हीट कैपेसिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं सीवी से, सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं सीपी से, है ना? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंसेस हैं? तो
तो देखो सी भी इक्वल टू होता है, सी भी इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, और सीपी इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, अब डेल्टा ई तो आप जानते ही हो। ठीक है, डेल्टा ई क्या होता है भाई, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एच भी आप जानते हो, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, यहां डेल्टा टी होगा भाई, मैंने गलती से लिख दिया था डेल्टा ई डेल्टा टी। ठीक है, सीपी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, इधर सीवी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया और कैसे आया, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। हो गया, तो देखो ये सीवी कहां से आया, तो पहले मैं आपको सीवी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सीवी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये ठीक है, कहां से आया। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको इधर बता दे रहा हूं, उसको उधर बता दे रहा हूं, यानी कि सीवी है ना, सीवी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये कहां से आया। तो आपने एक चीज तो देखा अभी, सी इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये ठीक है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई, क्या कहता है मीन्स इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसका डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा भी, ये है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट मीनिंग का मीनिंग होता है डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है ना, एम आई राइट। किसी को कोई डाउट हो तो बोलना भाई। ठीक है, ओके। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस ये पी डेल्टा वी, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो गया भाई, तो डेल्टा ई हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा ना। हो गया, हाँ भाई।
हुआ कि नहीं? तो अब देखो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? तो Q के प्लेस पर आप Q के प्लेस पर डेल्टा ई लिख सकते हो ना, तो Q के प्लेस पर आप डेल्टा ई लिखो और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, यही तो हो गया, है ना? तो C, अब ये जो है यानी कि एक मिनट, C इक्वल टू मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, ये ठीक है, ये इक्वल टू, देखो जब Q डेल्टा ई के इक्वल हो गया, और अपॉन डेल्टा टी, ये C किस में चेंज हो गया भाई? तो C CV में चेंज हो गया ना, तो CV इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, नहीं, तो C बिकम CV व्हेन Q इक्वल टू डेल्टा ई, जब Q डेल्टा ई को इक्वल हो जाएगा तो C जो है किसके इक्वल हो जाएगा? तो CV के इक्वल हो जाएगा, तो CV इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। हो गया? हाँ भाई, हुआ कि नहीं? सी और सी भी सेम कब होगा? जब ये क्यू डेल्टा ई के इक्वल होगा, है ना, जब ये क्यू डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा तब सी सीवी के इक्वल हो जाएगा, है ना भाई, मीन्स, और ये कब होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा, है ना, तो उस समय जो है सी सीवी के इक्वल हो जाएगा। हाँ कुलमित, देखो यहां तक ठीक है, इधर ठीक है ना, इसके आगे देखो, यहाँ सी इक्वल टू क्या है? सी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? सी बी के इक्वल, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी इक्वल क्यू किसके इक्वल हो गया? डेल्टा ई के, तो यहाँ डेल्टा ई लिख दो आप, अपॉन अपॉन क्या हो गया? डेल्टा टी, ये हो गया सी बी। क्योंकि वॉल्यूम जो है डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो हो गया ना भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो, है ना, जब कांस्टेंट है तो चेंज तो होगा नहीं ना, है ना, चेंज नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो हो गया तो क्या हो गया? डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू क्यू ही हुआ ना भाई, या क्यू इक्वल टू डेल्टा ई हुआ, ठीक। चलो अब हम लोग आते हैं सीपी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कैसे हुआ? तो देखो बच्चे, सीपी इक्वल टू हमने क्या लिखा कि भाई डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी होता है, कैसे होता है? तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग यूज करते हैं, क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये होता है फॉर्मूला। यहां प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कोई बता सकते हो मुझे? प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है और हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा या वॉल्यूम डिक्रीज होगा? एनीबॉडी कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट? वॉल्यूम इज डिक्रीज और इंक्रीज? बताओ तो। ना भाई ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखो तुम लोग भूल गए, मान लेते हैं बच्चे ये सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम में गैस है,
जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का जो पार्टिकल है वो तेजी से कोलाइड करना शुरू कर देगा, है ना। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो गैस क्या होगा? एक्सपेंड होगा। नहीं एक्सपेंड होगा तो वही फट जाएगा। वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ाओगे तो सिलेंडर तो फट जाएगा। आपके घर में सिलेंडर है ना, आप इसको गर्म कर दो, देखो क्या होता है, सिलेंडर फटता है कि नहीं? क्यों फटेगा? क्योंकि जो है अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गैस का पार्टिकल कोलाइड करना शुरू हो जाएगा, है ना, तेजी से। और तेजी से कोलाइड करेगा तो फट जाएगा। उसी तरह से तो इसको अगर, है ना, मेंटेन रखना है, प्रेशर को अगर मेंटेन रखना है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को मेंटेन रखना है ना। अरे वेपोराइज कहां होगा भाई? ये गैस है, सिलेंडर में है, गैस है, सिलेंडर में है, सिलेंडर बिल्कुल क्लोज है। भूल गए क्या? मैंने वर्क पढ़ाया था ना आपको, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, वर्क डन बाय दिस सिस्टम, एक गैसेस सिस्टम है ना। हम लोग गैसेस सिस्टम का ही यहाँ यूज करेंगे ना। तो ये एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन है भाई, ठीक है, ये पिस्टन है। तो पिस्टन क्या होगा? ये ऊपर जाएगा ना। प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है, आप चाहते हो प्रेशर नहीं चेंज होगा, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो सिलेंडर जो है फट जाएगा, है ना। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मीनिंग क्या होता है? कि सिस्टम वर्क करेगा, है ना। ये पिस्टन अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम, है ना, यानी वर्क डन सिस्टम के द्वारा होगा। वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, होगा कि नहीं? बोलो, कितने लोगों को इसमें डाउट है? बोलो, किसी को अगर डाउट है तो बोलो। सिस्टम को वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सिस्टम को वर्क डन करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा ना, क्योंकि पिस्टन किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो मैं, है ना, तो सिस्टम वर्क कर रहा है तब तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। अगर पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन अगर नीचे आएगा सिस्टम पर वर्क होगा, है ना। लेकिन यहाँ पिस्टन क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो कौन ये वर्क कर रहा है? तो ये सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी गैस जो है, ये गैस क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ऊपर कर रहा है पिस्टन को, है ना। तो सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, और सिस्टम के द्वारा जब वर्क होगा बच्चे लोग, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? बोलो, होगा। वॉल्यूम वर्क डन निगेटिव होगा तो आप क्या कहोगे? Q इक्वल टू डेल्टा ई माइनस पी डेल्टा भी लिखोगे क्या? किसी को कोई डाउट? बोलो, लिखोगे कि नहीं? ठीक है, तो Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो Q प्लस पी डेल्टा भी हो जाएगा। अब देखो, डेल्टा एच इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था कि नहीं? याद है? ये पढ़ा था ना चेंज इन एंथैल्पी में, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आप भूल गए हो तो आप देख लो एक बार, आपने पढ़ा था ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी। ठीक है, तो अब इधर लिख रहा हूं। तो Cp इक्वल टू आप क्या लिखोगे? तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, यानी Q इक्वल टू, है ना, क्योंकि C इक्वल टू क्या था? Q अपॉन डेल्टा टी, और Q इक्वल टू ये हो जाएगा। तो
अपॉन डेल्टा टी, और Cp इक्वल टू हो जाएगा वही डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी। तो इतना इतना आपको जरूरी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, है ना, इतना डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट लिखना वही मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी ऑफ वन मोल, वन मोल सब्सटेंस का जो हीट कैपेसिटी होगा उसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। यानी कि जो है वन मोल सब्सटेंस, और सब्सटेंस में आप गैस ही लो, वन मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर, है ना, बढ़ाने में जो हीट की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी, है ना, में अमाउंट नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अमाउंट आ जाएगा, यानी अमाउंट किस टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल के टर्म में। तो लिखना मोलर हीट कैपेसिटी में लिखना कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन।
तो 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। यानी आपने देखा हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, तो Q अपॉन डेल्टा T होता है। यहां क्या हो जाएगा, तो C और M इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन N डेल्टा T, ये हो जाएगा, है ना। मीन्स कि मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय C और M, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। और Cm का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो Q अपॉन N इंटू डेल्टा T, दिस इज द फॉर्मूला। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट देखो, यूनिट क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट Q का क्या हो गया भाई, जूल, जूल अपॉन ये नंबर ऑफ मोल यानी मोल हो गया, T का केल्विन हो गया, ये हो गया जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। ये हो जाएगा यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। चलो अब ये जो है इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है भाई, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी पाथ डिपेंडेंट होता है, इट इज ऑल्सो पाथ डिपेंडेंट। हो गया।
नेक्स्ट है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्क्रीन ब्लर दिख रहा है? ओके, तो कितना टाइम हो गया भाई? चलो टाइम भी हो गया तो अब, है ना, तो ऐसा करता हूँ आज यहीं रहने देता हूँ, यहीं तक, है ना, ठीक है, आज यहीं तक रहने देता हूँ भाई। हो गया कुलमित? कुलमित हो गया? तो है ना, 2 और लेक्चर होगा भाई, 2 से 3 लेक्चर होगा, उसके बाद जो है दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, है ना, ठीक है। हाँ बस आज इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, और 2 से 3 जो है लेक्चर होगा, मीन्स लेक्चर तो अब एक ही होगा, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा कुछ, है ना, तो थ्योरी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, है ना, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर फिर मिलते हैं। चलो कल 1 जनवरी है, एंजॉय करो, है ना। हैप्पी न्यू ईयर कुलमित इन एडवांस, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।